हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे और आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे चल रही होगी। और बेटा आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी 10th क्लास की फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट नेम इज द लाइट। और आज हम बात करेंगे इस लाइट के चैप्टर के लेक्चर नंबर 01 के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है बेटा व्हाट मीन्स लाइट। तो देखिए लाइट का मतलब होता है द सोर्स ऑफ एनर्जी, या हम कह सकते हैं किसी भी ऊर्जा का जो स्रोत होता है, इट इज नोन एज द लाइट। फॉर एग्जाम्पल देखिए सबसे पहली बात व्हाट मीन्स लाइट, जैसे आपको देखने मिल रहा है कि जो हमारे बल्ब से निकल रहा है, बल्ब से एनर्जी निकल रही है या कहीं पर बर्निंग हो रही है वहां से एनर्जी निकल रही है, सो दैट ऑल थिंग इज नोन एज द लाइट। ठीक है, सो व्हाट मीन्स लाइट, द लाइट मीन्स द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और ये याद रखना बेटा हमेशा कि जो लाइट होती है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करती है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि लाइट इज व्हाट, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट्स ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट की, तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो हमेशा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। एंड चलो इसको समझते हैं कि किस तरीके से जो हमारी लाइट है वो बाउंस बैक कर या जो रिफ्लेक्शन होता है, एक्चुअली रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। ऐसे मान लो बेटा फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक दीवार है या हम कह सकते हैं एक वॉल है, और इस वॉल पर एक लाइट आती है जिसका नाम है इंसिडेंट लाइट। और जैसे ये इंसिडेंट लाइट इस वॉल पर आती है ये टकरा कर वापस चली जाती है। या पहले फॉर एग्जांपल ये लाइट आती है तो इस लाइट को हम इंसिडेंट रे कहेंगे, और जैसे ये टकरा कर वापस चली जाएगी फिर इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड रे इन दोनों के बीच में एक लाइन आएगी जिसको हम नॉर्मल लाइन कहेंगे। और जो हमारा इंसिडेंट लाइट है और नॉर्मल लाइन है, इन दोनों के बीच में एक एंगल होगा और उस एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा उसको? एंगल ऑफ इंसिडेंट। वही दूसरा एक एंगल होगा जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन के बीच में होगा, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो समझ में आई आप लोगों को ये सारी बात? तो सब एक बार और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास फिर से एक दीवार है, यहाँ पर एक लाइट लगी जिसको हमने इंसिडेंट लाइट कहा। लाइट लगकर वापस चली गई, दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड रे। फिर इन दोनों के बीच में एक लाइन आई, दैट इज नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट के बीच में एक एंगल बना जिसको हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट कहा। वही एक एंगल बनता है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन के बीच में जिसको बेटा हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। ठीक है, और हमेशा याद रखना जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, सो देखिए जैसे आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है कि सबसे पहले इस लेजर लाइट से एक लाइट आ रही है दैट इज इंसिडेंट लाइट, और जैसे ये सरफेस पर ये प्लान मिरर पर टकराती है तो वो उसी एंगल से वापस चली जाती है। जिस एंगल से आ रही है 55 डिग्री एंगल से आ रही है और 55 डिग्री एंगल से ही वापस जा रही है। मतलब हमको ये पता है कि हमेशा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और बेटा इसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब जब एक लाइट एक सरफेस पर टकराए और वो बाउंस बैक हो जाए या टकरा कर वापिस हो जाए, इसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, सो एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये हमने अच्छे से देख लिया है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लान पर पड़े हुए रहते हैं। सो याद रखना इंसिडेंट रे, नॉर्मल लाइन एंड रे ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड रे, ये हमेशा तीनों एक ही प्लान पर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दैट नेम इज द टाइप्स ऑफ द इमेज, कभी कभी इस क्वेश्चन को शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि जो इमेज होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। तो याद रखना बेटा इमेज जो होते हैं हमेशा दो तरह के होते हैं। द फर्स्ट इज द रियल इमेज एंड अनदर इज द वर्चुअल इमेज। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रियल इमेज के बारे में। देखिए रियल इमेज का मतलब होता है ऐसा इमेज जो हमेशा उल्टा बने। जैसे आपको यहाँ पर एक लेंस के अंदर देखने मिल रहा है कि यहाँ पर जो इमेज है लेंस के अंदर वो उल्टा बन रहा है, और इसीलिए यहाँ पर जो इमेज है इट्स अ रियल इमेज। तो रियल इमेज हमेशा उल्टा ही होता है। जैसे आपने देखा होगा हमारे घर के अंदर लुकिंग ग्लास होता है ना, तो उस लुकिंग ग्लास के अंदर जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम हमेशा सीधा दिखते हैं। तो याद रखना बेटा ऐसा मिरर जिसके अंदर हमारा इमेज हमेशा सीधा दिखता है, इस तरीके के इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो पहले समझते हैं हम रियल इमेज के बारे में।
तो रियल इमेज हमेशा याद रखना इन्वर्टेड होगा, और ये बेटा कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर पर बनेगा, और ये स्क्रीन पर भी फॉर्म होता है, और फॉर्म ड्यू टू द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रेज, मीन्स जब रेज आपस में टकरा कर या एक दूसरे को काटती हुई जाती है तो वहां पर एक इंटरसेक्ट पॉइंट बनता है, वहीं पर हमको रियल इमेज बनता हुआ दिखता है। देखिए बेटा, जैसे आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक कैंडल है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए ये एक मिरर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिख रखा है लेंस है, आप एज्यूम कर लो कि यहाँ पर लेंस नहीं या मिरर है, ठीक है, या यहाँ पर मान लीजिए ये एक मिरर है, तो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक मिरर हो गया, और इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनना है यहाँ पर वो उल्टा बनना है। तो याद रखना बेटा, हमेशा जो रियल इमेज बनता है वो इन्वर्टेड ही बनता है। कोई कंफ्यूजन? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए बेटा, जैसे इस इमेज के अंदर भी आपको देखने मिल रहा है कि यहाँ पर जो कैंडल है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, इरेक्टेड है, बट जो इमेज है वो इन्वर्टेड बन रहा है, मीन्स उल्टा बन रहा है। देखिए इसको हमने और जूम किया और इसमें देखने की कोशिश करी कि किस तरीके से जो रियल इमेज है वो उल्टा दिखाई देता है। तो रियल इमेज हमेशा उल्टा ही दिखाई देता है। नेक्स्ट बात आती है वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनता है, और ये प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस पर बनता है। ठीक है, ये जो इमेज है स्क्रीन पर कभी फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, और वर्चुअल इमेज बेटा कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो आपको देखने मिल रहा है कि यहाँ पर जो एक ऑब्जेक्ट है, मीन्स एक मैन है, और जब वो मैन अपना आपको एक लुकिंग ग्लास के अंदर देख रहा है तो बिल्कुल सेम टू सेम पोजीशन में उसके सारे ऑब्जेक्ट हमको देखने मिल रहे हैं, मीन्स उसका इमेज बिल्कुल सीधा बनना है, और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा ही बनता है। नेक्स्ट बात आती है टाइप्स ऑफ मिरर। तो टाइप्स ऑफ मिरर की अगर हम बात करें, सो देयर इज टू टाइप्स ऑफ द मिरर। द फर्स्ट इज द प्लेन मिरर एंड अनदर इज द स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्लेन मिरर के बारे में। अगर हम बात करें प्लेन मिरर के बारे में, सो प्लेन मिरर के अंदर अगर हम इमेज को देखें तो बेटा इमेज और प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ ऑब्जेक्ट, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है हमेशा सेम होता है। इतनी बात याद रखना। नेक्स्ट बात आती है कि जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर रियल होगा, बट इमेज जो होगा वो वर्चुअल होगा। वर्चुअल मीन्स नकली। और यहाँ पर जो इमेज होगा वो हमेशा सीधा बनेगा, वी नो वेरी वेल। और जो साइज होगा ऑब्जेक्ट का और इमेज का, दोनों का साइज सेम होगा। और लेटरल इन्वर्जन कंडीशन हमको देखने मिलेगी। देखिए लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है। अगर आप लुकिंग ग्लास में देखते हुए कॉम्ब कर रहे हैं और आपने सीधे हाथ में राइट हैंड में कॉम्ब ले रखा है, और अगर आप इमेज जो बनना है उसके अकॉर्डिंग देखोगे कि उस इमेज के अंदर आपका जो इमेज बनना है, कि आपका जो इमेज बनना है उसके अकॉर्डिंग अगर हैंड को देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग बेटा लेफ्ट हैंड रहेगा। मतलब आपके हैंड में, राइट हैंड में है कॉम्ब और उस इमेज के लेफ्ट हैंड में है कॉम्ब, इसी को बोलते हैं बेटा लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, सो लेटरल इन्वर्जन मींस द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज, इट इज नोन एज द लेटरल इन्वर्जन। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर है, तो इस ऑब्जेक्ट ने राइट हैंड को अपने उठा रखा है, बट इमेज के अंदर वो लेफ्ट हैंड की तरह एज्यूम होगा अकॉर्डिंग टू द इमेज। देखिए बेटा जैसे यहाँ पर है तो बी कुछ ऐसा है और बी यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, यूजेस क्या है इसका इस्तेमाल लुकिंग ग्लास में करते हैं, पेरिस्कोप में करते हैं, कैलिडोस्कोप में करते हैं। देखिए ये मेरा इमेज है, सो इट्स अ लेटरल इन्वर्जन कि मैंने राइट हैंड का इस्तेमाल कर रखा है अपने कॉलर को पकड़ने के लिए, बट इमेज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो लेफ्ट हैंड एज्यूम होगा। समझ में आई बेटा बात? तो ये है हमारे पास पेरिस्कोप, ठीक है, कैलिडोस्कोप, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है बेटा स्फेरिकल मिरर। तो अगर हम स्फेरिकल मिरर देखें तो स्फेरिकल मिरर की कुछ प्रॉपर्टी समझते हैं। ऐसा मान लो ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर के सेंटर में एक पॉइंट है जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसी से एक लाइन जाती है जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के आगे मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे एक पॉइंट है जिसको हम पोल कहते हैं। फिर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट है जिसको बेटा हम एफ कहते हैं या फोकस पॉइंट कहते हैं। याद रखना सी और पी के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं या रेडियस ऑफ कर्वेचर। वहीं सी
और एफ या एफ और पी के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम फोकस लेंथ कहते हैं। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो आधा होता है उसी को हम फोकस कहते हैं। समझ में आई बेटा बात? सो रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन pole and the center of the curvature. The center of curvature means the point at the center of the sphere, and the pole means the midpoint of its reflecting surface, and the principal apex is where we keep the object, and the focus point means where the two lines, or we can say the parallel lines, will be passing through the point. And the aperture means the diameter of the spherical mirror is known as the aperture. And the focus length, the distance between the pole and the focus, or we can say the distance half of the radius of curvature, is known as the focus length. फोकस लेंथ क्या है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा जो होता है दैट इज नोन एज द फोकस लेंथ। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिरर के बारे में। अब यहाँ पर हमको दो तरीके के मिरर्स पढ़ने हैं। द फर्स्ट इज द कॉनकेव मिरर एंड अनदर इज द कॉन्वेक्स मिरर। तो चलो पहले समझते हैं कि कॉनकेव मिरर का मतलब क्या है। देखिए, जब दबे हुए पार्ट पर लाइट आकर टकराती है और फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, इस तरीके के मिरर को हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। और जब उभरे हुए पार्ट पर लाइट टकराती है और वहां पर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, इस तरीके के मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट मीन्स कॉनकेव मिरर। तो फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो बेटा, ये हमारे पास एक मिरर है और यहाँ पर फिर एक रे आती है और रे टकरा कर फिर वापस चली जाती है। तो आपने देखा कि इस मिरर के दबे हुए पार्ट पर रे आकर टकरा रही है, बिकॉज ऑफ दैट इट्स मिरर इज नोन एज द कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट बात आती है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर मीन्स जहां पर उभरे हुए पार्ट पर, सॉरी ये मुझसे गलत हो गया है, एक्चुअली इधर आकर रेज लगेगी, मीन्स उभरे हुए पार्ट पर जब रेज लगती है, इस तरीके के मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो अब क्या होता है, पहले हम देखेंगे यहाँ पर कुछ रे डायग्राम। तो रे डायग्राम को समझने के लिए, मीन्स इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, इमेज फॉर्मेशन को समझने के लिए कुछ रूल्स पढ़ेंगे या रे डायग्राम समझेंगे। अगर हमने ये समझ लिया तो मान लो कि जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन का, वो बहुत ही आसान हो जाएगा और सारी चीज समझेंगे इसमें हम एनिमेशन के थ्रू। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास बेटा एक मिरर है एंड इट्स अ कॉनकेव मिरर। और ऐसा मान लो बेटा ये दोनों कंडीशन ना दोनों के लिए है, कॉन्वेक्स के लिए भी और कॉनकेव के लिए भी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कॉनकेव मिरर है हमारे पास और इस पर प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है, और अगर कोई, और ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर ये फोकस। अब क्या होता है कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो मिरर पर टकरा कर एफ से होती हुई चली जाती है। तो पहला रूल क्या है कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो एफ से होती हुई चली जाएगी। तो ये थी पहली कंडीशन। चलो दूसरी कंडीशन देखते हैं। तो फिर से हमारे पास मिरर है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है एंड एफ है। अब के क्या हो रहा है कि एक रे आ रही है जो कि मिरर के नीचे से आ रही है, और जैसी मिरर पर टकराएगी फिर से ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। तो सेकंड कंडीशन समझ में आई, जब भी रे नीचे से आएगी वो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल होती हुई चली जाएगी। तो पहले वाले इमेज में क्या हो रहा था, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, एफ से होती हुई जा रही थी। यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले इंसिडेंट रे आई एफ से और मिरर पर टकराकर वो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल चली गई। नेक्स्ट देखिए बेटा। सो नेक्स्ट कंडीशन पे फिर से मिरर है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है एंड एफ है। अब के क्या होगा कि रे जो है वो सी से आएगी, और जब भी रे सी से आती है वो सी से ही वापिस होकर चली जाती है। तो ये था हमारा तीसरा कंडीशन। नेक्स्ट बात आती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी रे पी से आती है, ये वहाँ सी हो गया, एफ हो गया, एंड फिर अगर ये पी पॉइंट पर आती है, मीन्स अगर इस तरीके से लगती है कोई रे, तो बिल्कुल बराबर एंगल बनाती हुई नीचे से निकल जाएगी, कुछ ऐसे। समझ में आइए चारों रेज मीन्स किस तरीके से जो रेज आती हैं मिरर पर, है ना। तो इन्हीं सभी चीज़ों को समझते हुए, याद करते हुए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, दैट मीन्स इमेज फॉर्मेशन। तो नेक्स्ट है बेटा हमारा इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन में हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन के अंदर हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर डिफरेंट तरीके से रेज आएंगी,
फिर वो रेज आपस में टकराएंगी और जहां पर टकराएंगी, जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होगा, जैसे आपको देखने मिल रहा है। देखिए, तो सबसे पहले बेटा पहली कंडीशन समझेंगे हम, ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम इनफाइनिटी पर। कहाँ रखेंगे? इनफाइनिटी पर रखेंगे, बहुत दूर रखेंगे, इतनी दूर कि हमें अपनी आंखों से दिख भी नहीं रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल फिर से वो सारी कंडीशन, तो आपके ये है बेटा हमारे पास इन्फिनिटी पॉइंट, और इन्फिनिटी पॉइंट पर हमने रखा ऑब्जेक्ट को। यहाँ से एक रे आएगी जो कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आएगी, और हमको पता है जब भी प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो एफ से ही होती हुई जाती है। फिर नेक्स्ट रे आती है उसके नीचे से, फॉर एग्जांपल ये, फिर से ये वाली जो रे है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आ रही है, और जब भी पैरेलल आती है वो एफ से होती हुई जाती है। अब देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं वो एफ पर टकरा रही है या एफ पर ही कट रही है, इसीलिए बेटा यहाँ पर जो इमेज बन रहा है वो बहुत छोटा और एफ पर बन रहा है। सो याद रखना, जब भी इनफाइनिटी पर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पर होगा? एफ पर होगा। तो चलो इसकी कुछ कंडीशन समझते हैं। तो इमेज कहाँ बनना है? एफ पर बन रहा है, और इमेज कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड है, और साइज कैसा है? बहुत ही स्मॉल साइज है। अब देखो एक चीज समझना कि अगर कंडीशन ऐसी है, ये मान लो बेटा मिरर है, और ये मान लो एक सेकंड, ये मान लो हमारा मिरर है फॉर एग्जांपल, सही है, और ये हम ले लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। और अगर ऐसा होता है कभी भी कि इमेज इधर बन रहा है, तो हमेशा इधर जब भी मिरर में इमेज बनेगा वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, और अगर ऐसा होता है इमेज इधर बन रहा है तो इधर जब भी इमेज बनेगा वो विर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। याद रहेगी ये वाली बात। तो अभी हमने देखा सारे इमेज इधर बन रहे हैं, इसलिए इधर इमेज जितने भी बनेंगे वो कैसे बनेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड बनेंगे। तो अब बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, सही है। सो नेक्स्ट देखिए बेटा, सो अब के तो अभी तो रख रखा था हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर, अब क्या करेंगे? थोड़ा सा आगे खिसकाएंगे और इनफाइनिटी और सी के बीच में रखेंगे। फिर से वही कंडीशन, मिरर, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट। अब क्या ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा? सी और इन्फिनिटी के बीच में रखा। फिर से एक रे आएगी प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल, और वो एफ से होती हुई चली जाएगी, बिल्कुल ऐसे। फिर एक रे आएगी जो कि सी से होती हुई आएगी, और हमको पता है जब भी सी से आती है वो सी से ही वापस चली जाती है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? दोनों रेस जो है बेटा वो कहाँ पर टकरा रही है? बिल्कुल यहाँ टकरा रही है, इसीलिए यहाँ जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा? वो बिल्कुल सी और एफ के बीच में बनेगा, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ इमेज जो बनना है वो बिटवीन द सी एंड एफ बन रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड बनना है, इसलिए इमेज कैसा रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। तो इमेज कहाँ बना? सी और एफ के बीच में बना। दूसरी कंडीशन, रियल एंड इन्वर्टेड है, और बहुत मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं है, बहुत स्मॉल से थोड़ा स्मॉल है, मतलब अब इमेज जो है थोड़ा सा बड़ा हुआ। और देखो याद रखना, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से आगे रखोगे तो इमेज बड़ा होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, अब के ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, फिर से वही कंडीशन, सही है, फिर से हमने ऑब्जेक्ट को रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे फिर से पैरेलल आएगी और एफ से होती हुई रे चली जाएगी। फिर बेटा यहाँ पर एक रे आएगी जो कि मीन्स एफ से होती हुई आ रही है, और फिर वो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। और यहाँ जो ये दोनों इमेज मिल रही है, दोनों रेज मिल रही है, कहाँ मिल रही है? बिल्कुल सी के नीचे, इसीलिए यहाँ इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा? बिल्कुल सी के नीचे। और याद रखना, जब भी ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हो इमेज बिल्कुल इतना बड़ा बनता है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंडीशंस। तो इमेज बना सी पर, रियल एंड इन्वर्टेड है, लेफ्ट हैंड साइड है, और इमेज बिल्कुल सेम साइज का बना है। अब क्या कहाँ रखेंगे? ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे रखेंगे, मीन्स सी से आगे, सी और एफ के बीच में रखेंगे। फिर से वही सारी कंडीशन, तो ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने कहा? सी और एफ के बीच में। फिर से यहाँ प्रिंसिपल अब के क्या होगा कि एक रे आएगी जो कि सी से होती हुई आ रही है, और हमें पता है जब भी सी से आएगी वो सी से ही वापस चली जाएगी, सही है।
फिर एक प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आ रही है, और हमें पता है जब भी पैरेलल आएगी वो एफ से होती हुई चली जाएगी कुछ ऐसे। और यहाँ इमेज, यहाँ पर दोनों रेज जो है ये आपस में टकरा रही हैं या एक दूसरे को काटते हुए जा रही हैं, कहाँ पर, बिटवीन द इन्फाइनिटी एंड सी, कुछ ऐसे। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ है बेटा, यहाँ बिटवीन द इन्फिनिटी एंड सी के बीच में। तो कंडीशन देखते हैं, इमेज कहाँ बना, बियॉन्ड द सी, सी से पहले, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर है इमेज का, और इमेज जो है हल्का सा बड़ा हो चुका है, मीन्स बिग इमेज है। ठीक है, पहले सेम साइज था बट अब इमेज बड़ा हो गया। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे जैसे कंडीशंस को आप मीन्स ऑब्जेक्ट को आगे खिसकाओगे, इमेज पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा। नेक्स्ट देखिए, अब क्या ऑब्जेक्ट को रखेंगे बेटा हम फोकस पर। जैसे ही फोकस पर रखेंगे फिर से वही सारी कंडीशन रहेंगी। ऑब्जेक्ट को रखा हमने कहाँ पर, फोकस पर रखा, तो एक रे आएगी प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल, और वो एफ से होती हुई कुछ ऐसे चली जाएगी। फिर आएगी सी से कुछ ऐसे, और ये दोनों रेज कहाँ मिलेगी, इन्फाइनिटी पर मिलेगी। इसलिए इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा बेटा, यहाँ इन्फिनिटी पर होगा। तो कंडीशंस क्या है, इमेज कहाँ बनना है, इन्फिनिटी पर, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, और काफी लार्ज इमेज बनेगा, या हम कह सकते हैं वेरी बिग साइज इमेज बनेगा। अब कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, अभी रख रखा था एफ पर, अब एफ से आगे और पी से पहले रखेंगे। ठीक है, फिर से वही सारी कंडीशंस रहेंगी, और ऑब्जेक्ट को रखा हमने सी वो एफ और पी के बीच में। फिर यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल नहीं आएगी रे आएगी पी पॉइंट पर, पोल पर, और टकरा कर कुछ इस तरीके से निकल जाएगी। फिर दूसरी रे आएगी जो कि सी से आ रही होगी कुछ ऐसे, मगर यहाँ पर हमें दोनों रेज आपस में मिलती हुई नहीं दिखेंगी, बट मिलेंगी कहाँ है बेटा, मिरर के पीछे, कुछ इस तरीके से। एक रे ऐसे मिल रही है पीछे, और एक रे ऐसे आ रही है, और दोनों रेज कहाँ मिल रही है, बिल्कुल मिरर के पीछे। इसीलिए हम कहते हैं जब भी ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखते हैं, इमेज हमेशा कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर, और बिहाइंड द मिरर मीन्स राइट हैंड साइड बनना ही है। तो इमेज कैसा रहेगा बेटा, ये विर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा, नकली और सीधा इमेज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है बेटा इसके यूजेस क्या है, पहले कंडीशन देख लो। तो बिहाइंड द मिरर है इमेज, और विर्चुअल एंड इरेक्ट कंडीशन रहेगी, और साइज बिग रहेगा। ठीक है, यूज की बात करें कि कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल क्या है, तो इसका इस्तेमाल हम शेविंग मिरर के रूप में भी करते हैं, टॉर्च में भी इस्तेमाल किया जाता है बेटा, डेंटिस्ट्री में भी किया जाता है, सोलर फर्नेस में भी किया जाता है। तो मेनली शेविंग मिरर में इस्तेमाल करते हैं इसका। ठीक है, दूसरा जैसे टॉर्च के अंदर भी लगा हुआ है, इट्स अ कॉनकेव मिरर, एंड बेटा डेंटिस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, इट्स अ सोलर फर्नेस, तो इसका इस्तेमाल हम सोलर फर्नेस में भी करते हैं। दिस ऑल आर द सोलर फर्नेस। और आपको देखने मिल रहा है कि जो स्क्रीन लगी हुई है एल्यूमिनियम की, अंदर को धसी हुई है, मीन्स जो ये अंदर धसा हुआ पार्ट है इसको बोलेंगे हम कॉनकेव सरफेस। ठीक है, और कॉनकेव सरफेस का इस्तेमाल हम आजकल फूड बनाने में भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो होगा क्या, यहाँ पर ऐसा होगा बेटा, यहाँ पर रेज आएगी कुछ ऐसे, और टकरा कर फिर ये कुछ ऐसे जाती रहेगी, और यहाँ पर हमने फूड रख रखा है और ये फूड हमारा बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से सोलर फर्नेस का इस्तेमाल किया जाता है बाय टेकिंग एन कॉनकेव शेप। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। तो नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ और सिर्फ दो ही इमेज फॉर्मेशन होंगे। पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे बेटा, हम इनफाइनिटी पर रखेंगे, देखो वो सारी कंडीशन रहेगी, बट यहाँ पर उल्टा कर दिया मैंने मिरर को, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस उभरे हुए पार्ट पर है यहाँ। तो ऑब्जेक्ट को अभी रख रखा हमने इनफाइनिटी पर, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, और हमें पता है फिर एफ से होती हुई जाएगी रे, बट हमें दिखेगी नहीं, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, ये रेज को मर्ज नहीं करेगा, ये दूर दूर पूछा देगा, कुछ इस तरीके से डाइवर्ट कर देगा एक तरीके से। ठीक है, नीचे से भी कुछ ऐसी कंडीशन रहेगी, रेज आई पैरेलल और टकरा कर वापिस चली गई, हमें मिलती हुई नहीं दिखी, मगर मिलेंगी कहाँ है, कुछ इस तरीके से। देखो ये एफ है और रे आएगी ऐसे, और दूसरी कंडीशन में ऐसे, और दोनों कहाँ मिली, एफ पर मिली। तो याद रखने वाली बात, जब भी आप ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर में इनफाइनिटी पर रखते हो, तो इमेज कहाँ बनेगा बेटा, इमेज बनेगा एफ पर, और इमेज बहुत ही छोटा बन रहा है। ठीक है, पोजीशन क्या है इमेज की, फोकस पर,
नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट क्योंकि राइट हैंड साइड बनना है, और काफ़ी स्मॉल इमेज है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या होगा, अब ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी से आगे कहीं भी रखो, इमेज फॉर्मेशन एफ से पहले होगा। देखो कैसे हो, मतलब इन्फिनिटी से आगे कहीं भी रखो, सी एफ के बीच में रखो, या एफ और पी के बीच में रखो, या सी और इन्फिनिटी के बीच में रखो, मीन्स इन्फिनिटी से आगे कहीं भी रखो, इमेज फॉर्मेशन जो होगा हमेशा कहाँ होगा, वो बिफोर द एफ, कुछ ऐसे। तो हमने ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ पर, बिफोर द वो या आफ्टर द इन्फिनिटी। ये हो गया बेटा हमारा एफ, और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक रे ऐसे आई और टकराकर वापस चली गई, या एक रे ऐसी आई, दूसरी रेज ऐसी आई और टकराकर वापस चली गई, कुछ ऐसे। और ये जो पहली वाली रहती है एफ से वो सी से होती हुई जाएगी, और ये जो दूसरी वाली रहती है एफ से होती हुई जाएगी, और हमें इमेज फॉर्मेशन कहाँ दिखेगा बेटा, बिफोर द एफ दिखेगा। ठीक है, तो ये जो हमको बिफोर द एफ इमेज फॉर्मेशन देखने मिल रहा है ना, सो ये कब हुआ, ये तब हुआ जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से आगे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो इमेज फॉर्मेशन बिटवीन द पी एंड एफ, और नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज है बहुत ही स्मॉल। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल क्या है। तो बेटा इसका इस्तेमाल हम साइड मिरर जो होते हैं व्हीकल के उसमें करते हैं, क्योंकि ये बहुत वाइडर फील्ड को एक छोटी सी कंडीशंस में कन्वर्ट कर देता है। ऑलवेज गिव एन इरेक्ट इमेज, हमेशा सीधा इमेज देगा बट इमेज रहेगा छोटा, और ये वाइडर फील्ड को मतलब पीछे का जो बहुत सारा एरिया उसको छोटे से एरिया में कन्वर्ट कर देता है ताकि के जो व्हीकल चला रहा है पर्सन, जो ड्राइवर है, उसको पीछे जो जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उसको आसानी से दिख पाए। यूज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल एंड द बिल्डिंग एंड द शॉप्स ऑल्सो, जैसे देखो इट्स अ साइड मिरर। ठीक है, तो वाइडर फील्ड को ये कवर करता है। ठीक है बेटा, ये क्या है, साइड मिरर, जो कि बिल्डिंग या स्कूल में लगाए जाते हैं ताकि के बच्चे जो स्कूल में है वो सही से क्रॉसिंग कर पाए रोड पर। नेक्स्ट बात आती है साइन कन्वेक्शन। सबसे पहली बात आती है व्हाट मीन्स साइन कन्वेक्शन। देखिए बेटा, साइन कन्वेक्शन का मतलब ये है कि एक मेथड जिसके थ्रू आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्या कंडीशन होती है, अब जब भी आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करोगे तो उस न्यूमेरिकल्स के अंदर ये लिखा हुआ होगा कि ऑब्जेक्ट मिरर से इतनी दूर है, और अगर कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मिरर से इतनी दूर है तो आप मिरर से ऑब्जेक्ट की ओर जा रहे हो, मीन्स आप बैकवर्ड जा रहे हो। और जब भी आप बैकवर्ड जाते हो तो यहाँ पर हमें जो वैल्यूज लेनी पड़ती है वो नेगेटिव में लेनी पड़ती है। और अगर कह दें कि मिरर से ऑब्जेक्ट इतनी दूर है, या ऑब्जेक्ट मिरर के इतनी दूर है, तो आप अगर मिरर से ऑब्जेक्ट की ओर जाओगे, मीन्स आगे की ओर जाओगे, फॉरवर्ड जाओगे, तो वहां आपको वैल्यूज पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। अभी हो सकता है आपको समझ में ना आए, मैं न्यूमेरिकल्स करूंगा तब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मीन्स मैं आपको समझा रहा हूं, फिर भी आप इसको अच्छे से समझो, और जब मैं न्यूमेरिकल्स करूंगा वहां पर आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। देखिए, मान लीजिए बेटा ये हमारे पास मिरर है, ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस मान लीजिए, और ऐसा मानो कि अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो यहाँ आपको वैल्यूज बिल्कुल पॉजिटिव लेनी है, कुछ ऐसे। तो हाइट अगर अपवर्ड है तो वैल्यू कैसे लोगे, पॉजिटिव लोगे। और अगर ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो मिरर की ओर जा रहा है, फॉरवर्डेड जा रहा है, तो जब आप वैल्यूज को पॉजिटिव में लोगे। ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट मीन्स यहाँ पर अगर कंडीशन ऐसे रहती है, फॉरवर्ड रहती है, तो पॉजिटिव में लोगे। और अगर मिरर से पीछे की ओर आता है तो यहाँ पर आप वैल्यूज को नेगेटिव में लोगे। कोई कंफ्यूजन? पक्का? बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए, तो फॉरवर्डेड लोगे, आगे की ओर लोगे, तो वैल्यूज रहेगी पॉजिटिव में। अगर एरो नीचे आता है, मीन्स जैसे बेटा यहाँ पर हमको देखने मिल रहा है कि हाइट अपवर्ड है, तो हमने कंडीशन कैसी ली, पॉजिटिव ली। और अगर नीचे की ओर हो जाता है तो तब हम वैल्यूज लेंगे नेगेटिव में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बात आती है, और देखो ये भी याद रखना कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसकी वैल्यूज हमेशा, फोकस लेंथ हमेशा नेगेटिव में लेनी है। कॉन्वेक्स मिरर है, उसकी जो फोकस लेंथ की वैल्यू रहेगी वो हमेशा पॉजिटिव में रहेगी। ठीक है, कॉनकेव की नेगेटिव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है मिरर का फॉर्मूला क्या है।
सो इट्स अवर मिरर फॉर्मूला। देखो मिरर और लेंस के फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ एक ही फर्क है, और फर्क ये है जैसे आपको यहाँ पर पॉजिटिव देखने मिल रहा है 1/v प्लस 1/u के बराबर में, बट जब आप लेंस का फॉर्मूला पढ़ोगे तो वहां आपको मिलेगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। बस माइनस और प्लस का ध्यान रखना है। अगर प्लस है इसका मतलब मिरर का फॉर्मूला है, और अगर माइनस है इसका मतलब लेंस का फॉर्मूला है। एफ का मतलब यहाँ फोकस लेंथ है, वी का मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज, यू का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे देखिए यहाँ पर दिखा रखा है कि ये मिरर है। ठीक है तो देखो हालांकि ये शेप जो है लेंस की है, बट एज्यूम कर लो बेटा ये मिरर है। और अगर ऐसा होता है कि आपसे कह दें कि भैया यहाँ पर मिरर है और ये है ऑब्जेक्ट, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, तो आप रखोगे यू में। किस में रखोगे? यू में। और अगर आपसे कह दें कि फॉर एग्जाम्पल ये मिरर है और ये है हमारा इमेज, इन दोनों का डिस्टेंस बताओ, तो वह आपको वैल्यूज लेनी पड़ेगी वी में। मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड इमेज दैट इज वी, डिस्टेंस बिटवीन द इमेज डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर दैट विल बी अ यू। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल ये एक लेंथ है, ठीक है, और एक ये लेंथ है। ठीक, नेक्स्ट बात आती है बेटा मैग्निफिकेशन पावर। मैग्निफिकेशन पावर का मतलब ये है कि कोई भी इमेज कितना बड़ा बन रहा है। तो अगर हमें किसी भी इमेज की मैग्निफिकेशन पावर निकालनी है तो वहां हमारा फॉर्मूला है m बराबर hi मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ hi मीन्स हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर या इक्वल माइनस वी अपॉन यू। वी क्या है यहाँ पर बेटा? वी है हमारा यहाँ पर इमेज डिस्टेंस एंड यू क्या है यहाँ? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो hi मीन्स हाइट ऑफ इमेज, ho मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और m बराबर, अब देखो ये भी याद रखना कि अगर मैग्निफिकेशन पावर या मैग्निफिकेशन वैल्यू आपके नेगेटिव में आती है तो जो हमारा इमेज रहेगा वो रियल और इन्वर्टेड रहेगा, और अगर वैल्यूज आती है पॉजिटिव में तो बेटा आपका यहाँ पर जो इमेज रहेगा वो विर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। याद रहेगी ना इतनी कंडीशन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात आती है बेटा व्हाट मीन्स रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जब लाइट एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है या रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वह अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है, अपने रास्ते से भटक जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप भटक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पढ़ा रहे हैं, आप सीधे सीधे पढ़ रहे हैं, अच्छे से मजा आ रहा है आपको, ठीक है, टाइम दे रहे हैं, बट वहीं जैसे आपको मोबाइल मिल जाए या मोबाइल पे इंस्टाग्राम फेसबुक ओपन हो जाए तो आप फिर अपने रास्ते से भटक जाते हो, डाइवर्ट हो जाते हो। बिल्कुल ऐसा यहाँ पर लाइट के साथ है कि जब लाइट डेंसर मीडियम से गाढ़े मीडियम से और डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में जाती है तो वो अपने रास्ते से भटक जाती है। कैसे भटकती है वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, और याद रखना रिफ्रैक्शन हमेशा तभी होता है जहां पर ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होता है, या हम कह सकते हैं लेंस के अंदर एक तरीके से। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते, चेंज इन पाथ ऑफ अ लाइट रे एज इट पास फ्रॉम द वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। फॉर एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं हम एनिमेशन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल देखिए पहले लाइट बिल्कुल सीधी सीधी आ रही है, बट जैसे इसको कांच के स्लैब के अंदर हमने करा, ग्लास स्लैब में, तो ये लाइट अपने रास्ते से भटक गई है ना। सो बिल्कुल स्ट्रेट, और जैसे इंटर करा स्लैब में तो तुरंत ये अपने रास्ते से भटक जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। देखो जिगजैग मोशन में आ गई अभी देखो यहाँ पर ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, और जैसी कांच में गई, ग्लास में गई, तो अब ये जिगजैग वे में आने लगी। दैट मीन्स यहाँ पर लाइट अपने रास्ते से भटक रही है। कैसे? अभी आगे हम अच्छे से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लो बेटा ये हमारे पास कांच का टुकड़ा है, इट्स अ ग्लास स्लैब। ठीक है, और अगर हम ग्लास स्लैब में देखेंगे और ग्लास स्लैब के बाहर अगर हम देखें तो ये रेयर मीडियम है। अब देखो रेयर मीडियम डेंसर मीडियम का मतलब क्या है? कुछ भी चीज गाढ़ी है इसका मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा है, कुछ भी चीज पतली है उसकी डेंसिटी कम है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहने लगूं चाशनी है और पानी है, दोनों के कंपैरिजन में आपसे पूछने लगूं बेटा ज्यादा गाढ़ा क्या है, आप कहोगे सर सिंपल है, चाशनी जो है बहुत गाढ़ी है। और जो चीज गाढ़ी होती है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, और जो चीज पतली है गाढ़ी नहीं है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, उसकी डेंसिटी कम है।
तो देखो यहाँ पर हमारे पास ग्लास से मीन्स कांच के बाहर एयर है, और मैं आपसे पूछने लगूं एयर और कांच इन दोनों में हार्ड क्या है, क्या चीज गाढ़ा है? आप कहोगे सर सिंपल बात है, कांच जो है काफी गाढ़ा है और काफी स्ट्रांग है, मजबूत है। वहीं अगर तुम एयर को देखोगे तो एयर डेंसिटी नहीं है, पतली है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि उसकी डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है एज कंपेयर टू द ग्लास स्लैब। इसीलिए जो एयर है वो क्या है, रेयर मीडियम है, और बेटा कांच स्लैब जो है दैट इज डेंसर मीडियम। अब ऐसा मान लो कि एक लाइट आ रही है और वो कांच के टुकड़े पर टकराई, फॉर एग्जाम्पल इट्स इंसिडेंट लाइट, टकरा कर फिर वो कांच के टुकड़े में चली गई। अगर मैं आपसे ये भी पूछूं कि मेरे पास एयर है और कांच का टुकड़ा है, दोनों में अगर स्पीड ऑफ लाइट देखा जाए तो किसमें ज्यादा होगी? आप थोड़ा मुझे सोचो थोड़ा सा, फिर मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा अच्छे से। अभी आप थोड़ा सा एज्यूम करो कि किसमें ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगी, किसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, फिर मैं आगे बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल चलो टॉपिक देखते हैं। पहले इंसिडेंट लाइट है, जैसे ही ये कांच स्लैब में गई तो ये अपने रास्ते से भटक गई, क्योंकि इसको सीधा सीधा आना था। भाई फॉर एग्जाम्पल लाइट को आना था बिल्कुल ऐसे, है ना, बट ये आई कैसे, लाइट आई है बेटा ऐसे, ठीक है। सो इसका मतलब यहाँ पर लाइट जो अपने रास्ते से बिल्कुल भटक गई है, सही है। अब जहां पर ये दोनों मिली, भाई मिली कहां पर, ये इस पॉइंट पर मिली, तो इस पॉइंट पर एक लाइन बनेगी दैट इज नॉर्मल लाइन। आना था इसको कुछ ऐसे, है ना, और आ गई कैसे, ये ऐसे आ गई, तो यहाँ पर ये रिफ्रैक्शन हो गया। भाई सीधी सीधी आ रही थी लाइट, आ रही कैसे थी, ऐसे आ रही थी लाइट, बट यहाँ पर हुआ क्या, ये अपने रास्ते से भटक गई, यही तो रिफ्रैक्शन है, ठीक है। चलो दूसरी और देखो ये भी समझो कि बेटा ये हमारी नॉर्मल लाइन और ये हमारे इंसिडेंट, इन दोनों के बीच में एक एंगल है जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। फिर ये मान लो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट है, ठीक है, और ये नॉर्मल लाइट है, इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे, सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कांच स्लैब है, अभी तो देखो हमने देखा था कि यहाँ पर लाइट आई एयर से और कांच में चली गई। अब हम कांच में से लाइट को निकालेंगे और एयर में पहुंचाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ग्लास स्लैब है, ठीक है, डेंसर मीडियम, और ये एयर है, रेयर मीडियम। इंसिडेंट लाइट आई और वो अपने रास्ते से भटक गई, जहां पर ये मुड़ी, ये पॉइंट है, यहीं से बेटा हमारा, और देखो ये आ रही थी लाइट ऐसे, बट ये अपने रास्ते से भटक गई है। देखो जैसे यहाँ बताया गया लाइट ऐसे आ रही थी, अब ये कहां से डाइवर्ट हुई अपने रास्ते से, यहां से, और यहीं पर एक लाइन बनी दैट इज नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन और इंसिडेंट लाइट के बीच में एक पॉइंट है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, या एंगल है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये हमारी है रिफ्लेक्टेड लाइट, है ना, ये रिफ्रैक्टेड लाइट, और इनके बीच में एक एंगल बनता है जिसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ इमरजेंस भी कहते हैं, ठीक है, इतना याद रखना है। देखिए बेटा इस लाइट को, ये जो लाइट है इसको आना था ऐसे, मगर ये पहले इसमें ऐसे गई फिर जिगजैग मुड़ी, दैट मीन्स ये अपने रास्ते से भटक रही है, यही तो रिफ्रैक्शन है, सही है, ऐसे आना था इसको। देखिए जैसे एक गिलास में पानी भरा हुआ है और उसमें आपने पेंसिल डाली तो ये हमको टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है, एक्चुअली टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, इट्स अ रिफ्रैक्शन फिनोमिना, ठीक है। सो डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, इंसिडेंट लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट, सॉरी रिफ्लेक्टेड लाइट, और ये लाइट ऐसा आ रही थी नॉर्मल लाइन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इमरजेंसी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन, सही है। नेक्स्ट देखिए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ इमरजेंस के, ठीक है, जैसे हमने देखा था पहले लेक्चर में कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, इसी तरीके से यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है एंगल ऑफ इमरजेंस के, सही है। इंसिडेंट रे फॉल नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ द ग्लास स्लैब, इज नो बेंडिंग टू ऑफ रे ऑफ लाइट। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं जब इंसिडेंट लाइट जो है कांच पर पड़ती है तो वह कांच जो ग्लास स्लैब है उसकी सरफेस पर पड़ने की वजह से वो नॉर्मल की ओर बेंड नहीं होते, सही है। नेक्स्ट बात आती है बेटा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बताता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये बताता है जो इंसिडेंट लाइट है, रिफ्रैक्टेड लाइट है, नॉर्मल लाइन है, ये तीनों एक ही प्लान पर है, ये तीनों एक ही प्लान पर है, ठीक है।
नेक्स्ट बात आती है स्नेल्स लॉ। अब एक साइंटिस्ट है स्नेल, उन्होंने बताया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। देखो यहाँ यही लिखा हुआ है कि रेशियो ऑफ साइन ई नहीं है बेटा, साइन आई है, ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ई ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इमर्जेंस इज कांस्टेंट फॉर अ लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ द मीडिया। तो यहाँ पर स्नेल साहब ने हमको ये बताया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, या एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये कांस्टेंट है हर एक कलर वाली लाइट के लिए। सही है। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू कांस्टेंट। तो साइन आई बराबर होता है साइन आर के, या साइन आर और साइन आर ये दोनों कांस्टेंट है हर एक कलर वाली लाइट के लिए। जो बेटा यहाँ पर म्यू है बेटा, इस वाले सिंबल को बोलते हैं म्यू। ठीक है, तुमने यू बनाया और नीचे इसकी टांग खींच दी, ये म्यू बन गया, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? जब आप दो चीज के बीच में कंपैरिजन करोगे कि किसकी डेंसिटी ज्यादा है, कौन सा गाढ़ा है, कौन सा पतला है, इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। मींस कंपैरिजन बिटवीन द डेंसिटी ऑफ द टू मटेरियल इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सही है, सो म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो देखो स्नेल के बारे में थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि ये किस तरीके से उन्होंने क्या चीज बताई। तो स्नेल्स लॉ वाज डिस्कवर्ड बाय द डच मैथमेटिशियन एंड द एस्ट्रोनॉमर विलब्रॉड स्नेलियस। तो स्नेल का पूरा नाम क्या है? विलब्रॉड स्नेलियस। और इन्होंने स्नेल्स लॉ कब दिया था? 1621 में, मीन 1621 में। ठीक है, एंड इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया हाउ लाइट बेंड्स व्हेन पासिंग बिटवीन द टू मीडिया, कि किस तरीके से एक लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर जाती है तो वो किस तरीके से अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाती है। इस चीज को बताने वाले साइंटिस्ट थे स्नेल। मगर बहुत अच्छे से जो समझाया वो समझाया रेने डिस्कार्टिस ने। ठीक है, बट इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय द रेने डिस्कार्टिस इन 1637 लीडिंग टू द फ्रेंच फिजिसिस्ट सम टाइम कॉलिंग इट ला लॉय डे डिस्कार्टिस। तो याद रखना कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है वो बैंड हो जाती है। इस चीज को बताने वाले पहले साइंटिस्ट कौन थे? विलब्रॉड स्नेलियस या स्नेल साहब। बाद में अच्छे तरीके से जो पॉपुलराइज हुआ, जो अच्छी तरीके से डिटेल में बताया कि किस तरीके से लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाकर बैंड हो जाती है, वो बताया था रेने डिस्कार्टिस ने। किसने बताया? रेने डिस्कार्टिस ने। कब? 1637 में। सही है, नेक्स्ट देखो, यह है महान वैज्ञानिक स्नेल। ठीक, और ये बताया इन्होंने कि लाइट इंसिडेंट, जब एक लाइट फॉर एग्जांपल बेटा ये आपको देखने मिल रहा है कि ब्लू वाला मीडियम अलग है और ये येलो वाला मीडियम अलग है, जब यहाँ से लाइट जा रही है तो वो अपने पास से डाइवर्ट हो रही है क्योंकि ये डिफरेंट तरीके का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास जेल है, ठीक है, क्रीम है और ये वाटर है। अगर मैं आपसे पूछने लगूं बेटा गाढ़ा ज्यादा कौन है, मीन्स किसके डेंसिटी ज्यादा है, किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो आप कहोगे सर सिंपल है, जो क्रीम है, जो एक क्रीम देखने मिल रही है हमको, इसकी डेंसिटी ज्यादा है और इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है। पानी पतला है, इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, डेंसिटी भी कम है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। समझ में आ गई ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस क्या है? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और देखो अगर मैं आपसे, जैसे अभी मैंने पूछा था कि बताइए स्पीड ऑफ लाइट किस में ज्यादा होगी, तो इसका आंसर बताओ। तो इसका आंसर यही है बेटा कि जो एयर है उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो बहुत ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द सॉलिड मीडियम, क्योंकि जो एयर है इसके पार्टिकल्स काफी दूर दूर है, तो दूर दूर रहने की वजह से दो पार्टिकल्स के बीच में काफी ज्यादा स्पेस है और ज्यादा स्पेस होने की वजह से यहाँ पर लाइट इजीली स्पीड से पास आउट हो जाएगी। जबकि सॉलिड के पार्टिकल्स को आप देखोगे तो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, दो पार्टिकल के बीच में बहुत कम स्पेस होता है, इसीलिए लाइट इजीली पास नहीं हो पाएगी। ठीक है, सो द मेजरिंग ऑफ द हाउ मच द लाइट स्लो डाउन एंड बेंड्स एज इट एंटर दैट मटेरियल, दैट इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम, स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम दैट इज सी। याद रखना बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के लिए हम डिनोट करते हैं सी से, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के लिए हम डिनोट करते हैं वी से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम इज नोन एज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब जब आप किसी भी मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को
कंपेयर करते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वैक्यूम, मीन्स जब आप स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करते हो किसी मीडियम के साथ और वैक्यूम के साथ, तो इस तरीके का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है दैट इज नोन एज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपसे कहने लगूं कि बेटा पानी के अंदर स्पीड ऑफ लाइट देखो, तो आपने देख लिया, फिर आप चांद पर गए, वहां पर आपने लेजर लाइट ओपन करी, वहां स्पीड ऑफ लाइट देखी, तो सिंपल बात है स्पीड ऑफ लाइट कहाँ ज्यादा आएगी, चांद पर ज्यादा आएगी, क्योंकि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, पानी में कम है। तो यहां पर आपने क्या करा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यह है कि जब किसी मटेरियल की अंदर स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करते हैं वैक्यूम के साथ, यही हमारे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला है डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू ए जी ए म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। तो यहाँ पर म्यू जी क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दूसरा क्या है ये म्यू डब्ल्यू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो सबसे पहली बात आती है बेटा स्फेरिकल लेंस मीन्स क्या होता है। तो पहली बात, जो लेंस होते हैं ये इस तरीके के एक ऑब्जेक्ट होता है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं और जो लाइट को कन्वर्ज भी करते हैं और डाइवर्ट भी करते हैं। ठीक है, सो देखते हैं। सो सबसे पहली बात, व्हाट मीन्स लेंस। सो द ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय द टू सरफेस इज नोन एज द lens, and mainly that is the spherical lens. There is two types of the spherical lens. The first is the convex lens and another is the concave lens. ठीक है, सो याद रखना बेटा स्फेरिकल लेंस जो होते हैं मेनली दो तरीके के होते हैं, पहला आता है कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकंड इज कॉनकेव लेंस। ठीक है, पहले समझते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस क्या है। देखिए बेटा आपको इस एनिमेशन के अंदर देखने मिल रहा है कि हमारे पास जो ये लेंस है इसके देखिए दो सरफेस है और दोनों ही सरफेस ये उभरी हुई है ना, देखिए इधर से ही मोटी है इधर से ही मोटी है, दैट मीन्स इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस की जो सरफेस होती है वो दोनों साइड से उभरी हुई होती है, जबकि जो कॉनकेव लेंस है उनकी दोनों साइड अंदर को चपटी होती है, हम कह सकते हैं धसी हुई होती है। और देखिए आपको इस एनिमेशन के अंदर भी देखने मिल रहा है कि यहाँ पर जो स्फेरिकल लेंस है वो सभी रेज को इकट्ठा कर कर फिर स्क्रीन पर पहुंचाते हैं। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस सभी लाइट को कन्वर्ज करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पर देखिए कॉनकेव लेंस जो है वो लाइट को डाइवर्ट कर रहा है, मीन्स उसको अपने पाथ से अलग हटा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, सो इट्स अ कॉन्वेक्स एंड अनदर इज अ कॉनकेव लेंस। ठीक है, सबसे पहली बात आती है वही जो हमने मिरर के अंदर देखा कि सेंटर में एक पॉइंट होगा दैट इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे एक लाइन जा रही होगी दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, और फिर यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा मिरर में जिसको हम पोल बोलते थे, मगर बेटा यहाँ पर बोलेंगे इसको ऑप्टिकल पॉइंट। फिर बीच में हमको एक पॉइंट मिलेगा दैट इज नोन एज द फोकस पॉइंट, और हमें पता है फोकस पॉइंट और या हम कह सकते हैं ऑप्टिकल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का एक डिस्टेंस होता है दैट इज एक्चुअली नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो आधा होता है दैट इज नोन एज फोकस लेंथ। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है इसका रे डायग्राम किस तरीके से शो होता है। फॉर एग्जांपल मान लो ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसके बीच में एक लाइन है, फिर इसी से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। फॉर एग्जांपल इट्स अवर F1 means focus point 1 and another is the focus point 2। अगर कोई भी लाइट प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वह F2 से ही होती हुई जाएगी। इतना याद रखना है कि जब भी कोई भी लाइट प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो F2 से होती हुई जाएगी। दूसरी कंडीशन में फिर से वही बात, पहले लेंस है, फिर एक लाइन है, फिर प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस F1 एंड F2। ठीक है, फिर से अगर एक कोई लाइट F1 से आती है तो फिर वो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल होती हुई चली जाएगी। ये थी बेटा हमारी दूसरी कंडीशन। चलिए थर्ड कंडीशन समझते हैं। फिर से लेंस है, एक लाइन आती है बीच में, फिर हॉरिजॉन्टल प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस F1 एंड F2। ठीक है, अगर कोई भी लाइट प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो कभी कभी डाइवर्ट भी हो सकती है कुछ इस तरीके से, बट मिलेगी कहाँ, वो F1 पर मिलेगी कुछ ऐसे। ठीक है, तो कुछ इमेज फॉर्मेशन ऐसे भी होंगे, वहां के लिए आप याद रखना। नेक्स्ट आता है बेटा नेक्स्ट टॉपिक
मीन्स सॉरी नेक्स्ट रे डायग्राम F1 एंड F2। अगर कोई भी लाइट ऑप्टिकल से आती है, फॉर एग्जाम्पल इट्स ऑप्टिकल पॉइंट, अगर कोई भी लाइट ऑप्टिकल पॉइंट से आती है तो दोबारा वो ऑप्टिकल पॉइंट से ही वापस चली जाएगी। जैसे इमेज फॉर्मेशन हमने देखा था, ये इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम हमने देखा था मिरर के अंदर के, कोई भी लाइट अगर सी से आती है तो वो सी से ही वापस चली जाती है। यहां पर ऊपर वो कंडीशन होगी। तो पहले हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं इनफाइनिटी पर, देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। पहले उसकी सारी चीजें कंडीशन रख लेते हैं, लेंस, एक लाइन, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, F1 एंड F2। और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 एंड इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर 2। ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम इनफाइनिटी पर। फॉर एग्जाम्पल मान लो बेटा हमने यहाँ पर इनफाइनिटी पर रख रखा है ऑब्जेक्ट को, तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से पैरेलल एक रे आती है जो F2 से होती हुई चली जाएगी, कुछ ऐसे। फिर आएगी नीचे से एक रे प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल, और वो भी F2 से होती हुई चली जाएगी, ठीक है, कुछ ऐसे। यह इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुआ बेटा? F2 पर हुआ, और बहुत ही छोटा इमेज बन रहा है। तो वही कंडीशन देख लेते हैं, इमेज बना F पर एंड रियल इन्वर्टेड बना। और हाँ, एक चीज याद रखना कि अगर लेंस में इमेज इधर साइड बनता है, लेंस में अगर इमेज इधर की साइड बनता है तो बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड, और अगर इमेज इधर की साइड बनता है तो विर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो अभी हमारा इमेज कहाँ बना? इधर की साइड बना, इसीलिए रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। सही है, तो देखिए वही है, हमारा इमेज कहाँ बना? F पर बना, रियल इन्वर्टेड रहेगा, और बहुत ही छोटा इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट देखिए बेटा, ऑब्जेक्ट को अब हम इनफाइनिटी से थोड़ा सा आगे रखेंगे, मींस C और इन्फिनिटी के बीच में। फिर से लेंस आ जाएगा, बीच में एक लाइन, दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, फिर से F1 एंड अनदर इज द F2, एंड ये हमारा C1 हो जाता है एंड इज द C2। प्रिंसिपल ऑफ, अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस पर रखा, C1 और इन्फाइनिटी के बीच में। देखिए यहाँ पर होगा हमारा इन्फाइनिटी और यहाँ है C, तो इन्फिनिटी और C के बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है। पहले एक रे आएगी जो कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल आएगी, जो हमें पता है। जब भी पैरेलल आएगी वो F2 से होती हुई चली जाएगी, कुछ ऐसे। एक रे आएगी ऑप्टिकल से, कुछ ऐसे। अब ये दोनों कहाँ मिल रही है? यहाँ मिल रही है, मीन्स C2 और F2 के बीच में। इसीलिए इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा बेटा? F और C के बीच में, और इमेज रियल इन्वर्टेड रहेगा। तो बिटवीन F एंड C के बीच में इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, और स्मॉल इमेज बनेगा, ठीक है, वेरी स्मॉल पहले बन गया है। नेक्स्ट आपके ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे? हम C1 पर रखेंगे। तो कंडीशन ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट को रखा हमने बेटा C1 पर, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल रे, वो F2 से होती हुई चली जाएगी। देन एक रे आएगी जो कि ऑप्टिकल से आ रही है। अब ये दोनों कहां पर मिली बेटा? बिल्कुल C के जस्ट नीचे, इसीलिए इमेज कैसा बनेगा? यहाँ बिल्कुल बराबर बनेगा जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट को C1 पर रखते हैं तो इमेज बिल्कुल बराबर बनता है अपने ऑब्जेक्ट के। सही है, देखिए जरा नेक्स्ट कंडीशन। तो पोजीशन ऑफ इमेज C है, इमेज कितना बड़ा, कैसा बना? रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज कैसा रहा बेटा? बिल्कुल सेम साइज एज देयर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को अब हम C से आगे रखेंगे, मींस F और C के बीच में रखेंगे। तो देखिए, सॉरी बेटा यहां पर मुझसे ना गलती हो गई, इनफाइनिटी नहीं, ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन द C एंड F। तो ऑब्जेक्ट को रख लिया हमने C1 और F के बीच में, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल रे आएगी और वो F2 से होती हुई चली जाएगी। फिर आएगी ऑप्टिकल से, और ये दोनों रे कहां मिल रही है बेटा? फर्दर द C2, या हम कह सकते हैं C के आगे, इसीलिए इमेज फॉर्मेशन कुछ यहां पर होगा, कुछ ऐसे। यहां पर इमेज जो बनना है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। तो पहली कंडीशन, बियॉन्ड द C से आगे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, एंड नेचर कैसा रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, और साइज बिग रहेगा। सही है, अब क्या ऑब्जेक्ट को रखेंगे बेटा हम F पर। तो ऑब्जेक्ट को हम F पर रखते हैं, सारी कंडीशन ले लेते हैं उसकी। ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम F पर, पहले एक रे आएगी प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल, और वो F2 से होती हुई चली जाएगी, कुछ ऐसे। फिर आएगी ऑप्टिकल पॉइंट से, ये दोनों
कहां पर मिलेंगी, इन्फाइनिटी पर मिलेगी। यहाँ बेटा ये आगे मिलती हुई नहीं दिख रही, क्यों नहीं मिलती हुई दिख रही, क्योंकि मेरे मोबाइल की स्क्रीन छोटी है, ऐसे मान लो मिल रही है, बट ये कहां पर मिल रही है बेटा, इन्फाइनिटी से या इन्फाइनिटी पर मिल रही है। ठीक है, सो कंडीशन क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज एट इन्फाइनिटी, वो इन्फिनिटी पर है, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, एंड साइज की बात करें तो बहुत ही बड़ा इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है, आपके ऑब्जेक्ट को रखते हैं बेटा हम सी और एफ और पी के बीच में। ठीक है, सो सारी कंडीशन ले लेते हैं उसकी। तो यहां पर ऑब्जेक्ट को रखा हमने एफ और पी के बीच में, या हम कह सकते हैं एफ और ऑप्टिकल पॉइंट के बीच में। बेटा यहां पर हमारा ऑप्टिकल पॉइंट है, तो जब भी हम एफ और ऑप्टिकल पॉइंट के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, तो एक रे आएगी प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल और वो F2 से होती हुई चली जाएगी। एक आएगी ऑप्टिकल पॉइंट से, और ये दोनों हमको मिलती हुई नहीं दिख रही। ये इन्फाइनिटी पर भी नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि पहले इन्फिनिटी पर मिल चुकी है रेस। तो कहां मिलेंगी बेटा, ये मिरर के लेंस के पीछे मिलेंगी। कहां मिलेंगी, ये लेंस के पीछे, कुछ ऐसे। ठीक है, सो यहां पर इमेज फॉर्मेशन कहां हो रहा है, बिहाइंड द लेंस। ठीक है, तो यहां इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, ये इमेज बनना है इसका। तो कंडीशन ले लेते हैं, विर्चुअल एंड इरेक्ट। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी इमेज फॉर्मेशन इधर होगा तो विर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा, और अगर इधर होता है तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहां इमेज बनना है, दैट मीन्स विर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। अब कंडीशन ये पूछ लेते हैं, बताइए कॉन्वेक्स लेंस में विर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कब बनता है। तो आपको याद रखना है, तभी बनता है जब ऑब्जेक्ट को F1 और ऑप्टिकल पॉइंट के बीच में रखते हैं। ठीक है, सो विर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज रहेगा और बिग साइज रहेगा, और इमेज कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर नहीं, बिहाइंड द लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें, इसका इस्तेमाल क्या है, तो इसका इस्तेमाल माइक्रोस्कोप में है, एंड मैग्नीफाइंग ग्लास में भी इसका यूज किया जाता है, और स्पेक्स बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और मेकिंग द कैमरा लेंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट्स अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का, एंड बेटा इट्स अ मैग्नीफाइंग ग्लास, एंड इट्स अ स्पेक्स, एंड इट्स अ कैमरा लेंस। तो इन सभी में हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बात आती है बेटा कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस की सिर्फ और सिर्फ दो ही इमेज फॉर्मेशन होगी, जैसे हमने कॉन्वेक्स मिरर की देखी थी। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल इट्स अवर कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस रेज को डाइवर्ट करता है। पहले इसके रे डायग्राम समझते हैं, ये लाइन प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस F1 एंड इट्स F2। प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है, तो ये डाइवर्ट हो जाएगी, बट मिलेगी कहां पर, ये F1 पर, कुछ ऐसे। दूसरी कंडीशन समझते हैं, अगर कोई भी रे कुछ ऐसे आती है तो बेटा वो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल होती हुई चली जाएगी, लाइक दिस। ठीक है, और कुछ इस तरीके से F2 पर जाकर मिलेगी। नेक्स्ट बात आती है कि अगर कोई भी रे ऑप्टिकल से आती है तो वो फिर ऑप्टिकल से ही वापस जाएगी। चलिए इसके इमेज फॉर्मेशन को देखते हैं। ऑब्जेक्ट को बेटा पहले रखते हैं हम इनफाइनिटी पर, उसकी सारी कंडीशंस ले लेते हैं। पहले ऑब्जेक्ट को रखा हमने इनफाइनिटी पर, पहले प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल रे जाएगी जो कि डाइवर्ट हो जाएगी, और मिलेगी कहां पर बेटा, वो F1 पर। दोबारा एक रे आएगी जो कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल होगी, वो भी डाइवर्ट हो जाएगी, कुछ ऐसे। बट मिलेंगी कहां पर बेटा, ये दोनों यहां पर मिलती हुई दिख रही है। ये वाली रे ऐसे आएगी, ये वाली रे ऐसे आएगी, और ये पीछे की ओर इस तरीके से मिलेगी। समझ में आ रही है सारी बात? ठीक है, और इमेज कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो एफ पर फॉर्मेशन हुआ इमेज का, विर्चुअल इरेक्ट रहेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है, और इमेज का साइज जो है वो बहुत ही छोटा है। एंड अगर हम बात करें, अब याद रखना कॉनकेव लेंस में आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से आगे कहीं पर भी रख दो तो इमेज फॉर्मेशन बिफोर द एफ होगा, या आप कह सकते हैं एफ और पी के बीच में होगा। कैसे, चलिए देखते हैं। तो ये हमारा कॉनकेव लेंस, सारी इसकी कंडीशन आ गई हमारे पास। ऑब्जेक्ट को रखा हमने फर्दर द इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से आगे कहीं भी रखो, इन्फिनिटी से आगे कहीं पर भी रख लो। पहले एक रे आएगी प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल जो कि डाइवर्ट होकर चली जाएगी, कुछ ऐसे। सही है, मिलेगी कहां पर बेटा, वो F1 से होती हुई जा रही हो।
एक आएगी ऑप्टिकल पॉइंट से कुछ ऐसे, और देखो दोनों रेस कहाँ मिल रही है, इस पॉइंट पर मिल रही है, इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ ये तो हमारा ऑप्टिकल पॉइंट हो गया, ये एफ। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, ऑप्टिकल पॉइंट और एफ के बीच में, ठीक है, और इमेज पहले से थोड़ा बड़ा बनेगा। तो पोजीशन कैसी है इमेज की, पी और एफ के बीच में, नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज बहुत ही स्मॉल, मतलब वेरी स्मॉल से थोड़ा सा बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है। यूज की बात करें बेटा, इसका इस्तेमाल हम स्पेक्स में करते हैं दूर की चीजों को देखने के लिए। अगर आपकी दूर की नजरें बेकार हो जाती है तब आप इस्तेमाल करते हैं कॉनकेव लेंस का। लेजर लाइट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और कैमरे में भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है बेटा इसका फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको बताया था मिरर का जो फॉर्मूला होता है, सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है मिरर और लेंस के फॉर्मूले के, मिरर में आएगा प्लस और लेंस में आएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पर एफ क्या है, फोकस लेंथ है, वी है इमेज डिस्टेंस, और यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है मैग्निफिकेशन की। तो मैग्निफिकेशन में भी एक फर्क है सिर्फ और सिर्फ, कि अगर हम वहां पर देखेंगे मिरर में, तो मिरर में मैग्निफिकेशन में माइनस है वी पर, और यहां पर वी पर प्लस है। कैसे, चलो देखते हैं। तो m बराबर एच आई मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू द v अपॉन यू। देखिए बेटा यहां पर v पर माइनस नहीं है, प्लस है, तो अगर आप प्लस ले रहे हो v को, दैट मीन्स इट्स अ मैग्निफिकेशन फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन पावर इन लेंस। जबकि अगर आप देखोगे मैग्निफिकेशन अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हो मिरर में, तो वहां पर आप v पर लगाओगे माइनस, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है बेटा पावर ऑफ लेंस क्या होता है। पावर ऑफ लेंस का मतलब ये है कि जो हमारा लेंस है वो कितना लाइट को डाइवर्ट कर रहा है और कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज करने का मतलब कितनी रेस को एक साथ लेकर जा रहा है, एक साथ इकट्ठा कर रहा है, और डाइवर्ट का मतलब कितनी लाइट को दूर दूर कर रहा है या अपने रास्ते से भटका रहा है। सो देखिए एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और द डाइवर्जिंग ऑफ द लाइट इज नोन एज द पावर ऑफ द लेंस, ठीक है। पावर ऑफ द लेंस का फॉर्मूले की बात करें तो P बराबर 1 अपॉन एफ होता है, और इसकी यूनिट होती है बेटा पावर की डायोप्टर, ठीक है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट बात आती है पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन। देखो क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत मोटा चश्मा पहनते हैं, इसका मतलब उनके अंदर एक से ज्यादा लेंस लगा रखी है या उनके लेंस की पावर बहुत ज्यादा है। तो कहीं पर अगर एक से ज्यादा लेंस लगता है तो वहां पर फॉर एग्जाम्पल किसी के चश्मे में 2 लेंस लग रहे हैं बाबू भैया वाले, सो दैट मीन्स एक ही साइड में अगर 2 लेंस लग रहे हैं तो P1 प्लस P2, क्योंकि 2 लेंस लग रहे हैं, 3 लग गए तो P1 प्लस P2 प्लस P3, 4 लग गए P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये है हमारा पावर कॉम्बिनेशन, अगर लेंस को आप एक से ज्यादा लगाते हो तो तब फॉर्मूला निकालने के लिए। तो P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है बेटा। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त होता है। कोई भी टॉपिक बेटा इस चैप्टर का ऐसा जो आपको समझ में नहीं आता है, ये समझ में नहीं आया है जो मैंने पढ़ाया है, तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं और फिर मैं उसको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ एक बात और, इस पूरे चैप्टर की जो नोट्स हैं वो पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। So thank you so much to watch complete lecture.